चलो हेडिंग दे दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? हाँ, ताते ती है सब दिन यही करता रहेगा। ता है, ते है, ती है। ताते ती को प्रेजेंट समझो, थाथे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर समझो, करो टेंस पर विजय प्राप्त। यही पढ़ते रहोगे। चलो अच्छा ठीक है। बेसिक तौर पर इसे कहा जा सकता है कि वर्ब में क्या हो, ता है, ते है, ती है। इसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बेसिक तौर पर समझा जा सकता है इस चीजों को। तो जब हम एक टेंस पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसका स्ट्रक्चर जब यूज करते हैं तो वो क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ V1 या V1 प्लस SES। V1 क्या है? प्लुरल है। और V1 में SES का जब यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज आर एम का यूज हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्यों? अगर वह सेंटेंस एक्टिव के फॉर्म में ना हो करके पेसिव के फॉर्म में हो और वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हो, तो ऐसे कंडीशन में आर एम के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब एक्टिव और पेसिव में क्या अंतर है? टेंस जो होता है वह हमेशा एक्टिव ही होता है। यह बात याद रखनी है कि टेंस क्या होता है? एक्टिव होता है। और उस टेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वह ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? पेसिव होता है। और उसी पेसिव को हम लोग वॉइस कहते हैं। यानी टेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वही क्या है? वॉइस है। और वॉइस एक ही होता है, पेसिव। और एक्टिव जिसे हम कहते हैं वह टेंस होता है। बस दोनों में अंतर यही है। एक्टिव सेंटेंस डूअर से स्टार्ट होता है, काम करने वाले से स्टार्ट होता है। जबकि पेसिव जो सेंटेंस होता है वह काम से ही स्टार्ट होता है, यानी ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है। करने वाले का पता बाद में होता है या नहीं भी होता है। करने वाला जो होता है उस कार्य को वह या तो सेंटेंस के अंतिम में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसको कहते हैं पेसिव। लेकिन एक्टिव क्या होगा? काम करने वाले से ही स्टार्ट होगा, यानी डूअर से ही स्टार्ट होगा। समझेंगे धीरे धीरे हम इन चीजों को। अब जैसे इन सेंटेंस में देखें, ता है, यहां भी ता है, एक्शन में यहां भी ता है। अब दोनों में अंतर क्या है? वह पढ़ता है। इस सेंटेंस में अगर हम बात करें तो काम करने वाला कौन है? वह। ही जो है सेंटेंस का क्या है? डूअर है। अगर यह डूअर है तो एक्टिव में V1 प्लस SES लेगा, क्योंकि यहां पे ही सेंटेंस का क्या है? डूअर है, काम करने वाला है, पढ़ने का काम करता है। तो यह इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। तो ही और ही के साथ सिंगुलर वर्ब होता है क्या? रीड्स। क्यों? क्योंकि V1 में जब हम S और ES का यूज करते हैं तो वह क्या बनता है जी? सिंगुलर वर्ब बनता है। और इसका यूज हम करते हैं किसके साथ? तो इसका यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जो सब्जेक्ट एक हो ऐसे सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं किसका? V1 प्लस SES का। आगे समझाएंगे। लेकिन दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें इधर पेसिव के फॉर्म वाले को, उसे पढ़ाया जाता है। इस सेंटेंस में पढ़ाने वाला का आता पता है ये नहीं, हा ही नहीं। पढ़ाने वाला कौन है? इस सेंटेंस में डूअर क्या है? नहीं है। अगर इस सेंटेंस में डूअर है ही नहीं या डूअर सेंटेंस के अंतिम में होता तो उसे हम पेसिव समझते। तो ऐसे कंडीशन में ही टीचेज हम नहीं लिख सकते यहाँ पे। अगर ही टीचेज लिखे इसका मतलब वह पढ़ाता है, जबकि सेंटेंस कह रहा है कि उसे पढ़ाया जाता है। अब बनाएंगे क्या? तो इस कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पेसिव फॉर्म है यहां इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म आएगा। तो होगा ही इज। और टीच का जो थर्ड फॉर्म है वह होता है क्या? टॉट। तो ये हो गया ही इज टॉट। उसी तरह वह पत्र लिखता है। अब इस सेंटेंस में अगर हम बात करें, वह पत्र लिखता है, तो लिखने का काम कौन कर रहा है? वह। यह सेंटेंस का क्या है? डूअर है। अगर यह सेंटेंस का डूअर है तो सेंटेंस में V1 प्लस SES होगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है क्योंकि ता है। तो ही के साथ हम यूज करेंगे राइट्स अ लेटर। यह सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा कि ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। यहां जो सेंटेंस है वह क्या है? एक्टिव के फॉर्म में है, क्योंकि डूअर सेंटेंस के स्टार्ट में है, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन डूअर हमेशा काम करता ही है। दूसरा सेंटेंस देखें, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। इसमें डूअर है, उसके द्वारा। लिखने वाला कौन है?
वह है, लेकिन सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वह ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। अगर यह ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब यह पेसिव के फॉर्म में होगा, और यह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के फंक्शन में आएगा, लेकिन वास्तव में यह ऑब्जेक्ट ही होता है। यह भी समझेंगे हम लोग आगे चल करके। तो क्या होगा, लेटर इज रिटेन, और उसके द्वारा, तो बाय हिम, यहां पे सेंटेंस में डूअर आ गया जो सेंटेंस के लास्ट में है, तो यह पेसिव के फॉर्म में आ गया। तो पेसिव के फॉर्म में हम देख रहे हैं कि इज आरएम के साथ कौन सा फॉर्म आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रहा है। और एक्टिव के फॉर्म में देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में कि सब्जेक्ट के साथ क्या आ रहा है, डायरेक्ट या तो V1 आएगा या V1 प्लस एस या एस आएगा। पहले इसको नोट करें, उसके बाद आगे बढ़े। चले, हो गया नोट किया हुआ। तो एक्टिव और पेसिव को हमें पहचान में याद रखना होगा कि एक्टिव क्या होता है, पेसिव क्या होता है। एक्टिव जो होता है वह डूअर से स्टार्ट होता है, और पेसिव जो होता है वह क्या होता है, काम से ही, ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है। यहाँ जो हम लेटर कह रहे हैं, वास्तव में यह सब्जेक्ट का फंक्शन तो कर रहा है, लेकिन यह सेंटेंस स्टार्ट किससे है, ऑब्जेक्ट से, काम से स्टार्ट हो रहा है। अब उसी तरह से अगर सेंटेंस में दिया जाए, मिटा दें इसको, अब कहाँ V1 होता है, कहाँ V1 प्लस एस जानेंगे कुछ देर के बाद। पहले कुछ कंसेप्ट तो जान लें। अगर कंसेप्ट क्लियर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं क्लियर रहेगा तब तो दिक्कत हो जाएगा ना जी। पहले कंसेप्ट जान लो, उसके बाद V1 कहाँ होगा, V1 में एस कहाँ लगाते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। अब जैसे मैं सेंटेंस में दूं कि दरवाजा टूटा है, अब यह सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होगा, है तो ये एक्टिव के फॉर्म में, लेकिन इसका फॉर्म क्या होगा ये बताना है। बनाओ इसको। दूसरा देखो, जैसे कहा जाए खिड़की बंद है, अब खिड़की बंद है, इसमें काम तो होगा नहीं। अगर यह एक्टिव के फॉर्म में भी है लेकिन यह काम नहीं कर सकता, तो ऐसे कंडीशन में इसका जो फॉर्मेशन होगा वह पेसिव के अकॉर्डिंग होगा। दोनों प्रेजेंट के ही फॉर्म में है, तो ऐसा हम नहीं करेंगे डोर ब्रोक्स, या खिड़की बंद है तो विंडो क्लोजेज, ऐसा करना गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको पेसिव समझ करके बनाना होगा। तो क्या बनेगा, द डोर इज क्लोज, ब्रोकन, टूटा हुआ है तो ब्रोकन, और खिड़की बंद है तो क्या होगा, द विंडो इज क्लोज्ड। तो एक्टिव के सेंटेंस में भी कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि उसका फॉर्मेशन पेसिव के फॉर्म में होगा। क्यों, क्योंकि वह काम नहीं करता है। अगर ऐसे कंडीशन में वह काम नहीं करता है, तो काम नहीं करता है तो उसे हम पेसिव समझ करके ही बनाएंगे। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो कोई डूअर नहीं है, यहाँ जो दरवाजा है वो कोई डूअर नहीं है कि दरवाजा टूट, दरवाजा खुद अपने आप को तोड़ लिया। खिड़की बंद है तो ऐसा नहीं कि खिड़की अपने आप को बंद कर लिया, तो यह काम नहीं कर सकता है। अगर यह काम नहीं कर सकता है तो इसका मतलब यह सेंटेंस में जो फॉर्म है वह डूअर का नहीं है। ऐसे कंडीशन में हम उसे पेसिव समझ करके ही सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। चले, ये समझ में आ गया। अब हमें पढ़ना क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव फॉर्म को पढ़ना है, और पेसिव का स्ट्रक्चर तो हमें समझ में आ ही गया। अब फंक्शन क्या है V1 और V1 में एस का, इस चीजों को समझ लो। यही चीज पूछ रहा था ना कि V1 और V1 में एस कहाँ लगता है। तो ये बात याद रखनी है कि V1 जो होता है यह होता है प्लूरल फॉर्म। इसका यूज हम करेंगे एक से अधिक वाले नंबर सब्जेक्ट के साथ, यानी जो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा उसके साथ हम यूज करेंगे V1 का। और V1 में जब हम एस या ES का यूज करते हैं, V1 में जब एस या ES का यूज किया जाता है तो यह होता है सिंगुलर फॉर्म, यानी यह सिंगुलर हो गया। तो सब्जेक्ट अगर आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या कोई एक से अधिक प्लूरल फॉर्म में हो,
तो ऐसे कंडीशन में यूज होगा V1 का। और V1 का एग्जाम्पल जैसे गो हो गया, प्ले हो गया, रीड हो गया, राइट हो गया, ये सभी क्या है? V1 है, यानी प्लुरल फॉर्म में है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सी हो, ही हो, इट हो, किसी का नेम हो, तो ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं, या सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं किसका? V1 SES वाले का। और V1 SES सिंगुलर कैसे बनेगा? जैसे गोज है, प्लेज है, रीड्स है, राइट्स है, तो ये सभी क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो इसका यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और V1 का जो यूज करते हैं वह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जिसकी संख्या एक से अधिक होती है। अब आई के साथ ऐसा क्यों करते हैं ये भी समझेंगे कुछ देर के बाद। अब देखो, जैसे अगर दिया रहे बॉयज, अब रीड या रीड्स, किसका यूज होगा? अक्सर हम लोग करते हैं कि देखते हैं कि बॉयज ज्यादा संख्या में है, तो इधर भी हम ज्यादा बनाने के चक्कर में रहते हैं कि इसमें भी SES का यूज कर देते हैं। ये बहुत खराब चक्कर है, इसको याद रखना कि इधर एस वाला देखा और फट से उधर एस वाला लगा दिया। अरे वर्ब और नॉन दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। वर्ब में जब हम SES का यूज करते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है, जबकि नॉन में SES का यूज करते हैं तो नॉन क्या होता है? प्लुरल होता है। ये बातों को याद रखना है कि नॉन में जब हम एस या ES का यूज करते हैं तो यह नॉन क्या बनता है? प्लुरल बनता है, वर्ब के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है यह। जैसे बॉय, बॉय से अगर हमने बॉयज बनाया तो यह बॉय क्या है? सिंगुलर हो गया, और बॉयज क्या हो गया? प्लुरल हो गया। तो अधिकांशतः नॉन में SES का यूज करके उसे प्लुरल बनाया जाता है। अब बिना कुछ ऐसे नॉन है जिसमें SES की जरूरत भी नहीं पड़ता है, बीच वाले लेटर को ही चेंज करके प्लुरल बना ले तो अलग बात है। अधिकांशतः नॉन में SES जोड़ करके प्लुरल बनाया जाता है। अब अगर हमारा नॉन, अब यहाँ पे बॉयज जो है वह क्या है? नॉन है। नॉन है, यह नॉन क्या हो गया? प्लुरल हो गया। यहाँ फंक्शन किसका है? तो सब्जेक्ट का है। अगर यह सब्जेक्ट का फंक्शन प्लुरल फॉर्म में आ रहा है तो वर्ब भी क्या होगा? इसका प्लुरल होगा। और रीड जो होता है वह V1 है, और रीड्स जो है वह V1 प्लस S लिया हुआ है। और V1 प्लस SES जब होता है तो वह क्या होता है? सिंगुलर। अगर हम इस प्लुरल के साथ सिंगुलर का यूज कर दे तो ये तो गलत हो गया। तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का यूज करना होगा, और V1 क्या होता है? प्लुरल होता है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, इस बातों को याद रखनी है। तो यह जो है वो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1, V1 प्लस SES, आगे डॉट डॉट डॉट, इसमें कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट हो सकता है, कंप्लीमेंट हो सकता है, डबल ऑब्जेक्ट हो सकता है, या सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो सकता है। ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट करने का मतलब अदर वर्ड जो भी हो तो वर्ब के बाद हम उसको रखते हैं। तो ये समझ में आ गया कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का यूज होता है, इस बातों को याद रखनी है। उससे आगे हम लोग बढ़े। चलो इससे आगे देखें। अब ये जो हमने पढ़ा उस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस कर ले, उसके बाद जो है सो इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, और इसके अलावे फंक्शन को देखेंगे। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि V1 क्या होता है? प्लुरल फॉर्म होता है। V1 में जब SES का यूज करते हैं तो क्या बनता है? सिंगुलर बनता है। नॉन क्या होता है? अधिकांशतः नॉन सिंगुलर होता है, उसमें SES जोड़ करके उसका प्लुरल बनाया जाता है, यानी अपोजिट चलता है। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ही रन या रन्स, किसका यूज करेंगे? बनाते चलो मेरे साथ। दूसरा क्वेश्चन देखो, यू एंड आई प्ले या प्लेज क्रिकेट। गीता एंड सीता वांट या वांट्स टू गो। फोर्थ क्वेश्चन, अ बुक
राइट्स या इज रिटेन? फिफ्थ क्वेश्चन, द सन moves round the earth. The earth moves round the sun. His friend comes here. चलो बना लिया क्वेश्चंस। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो अभी हमने पढ़ा कि कहाँ V1 होगा, कहाँ V1 प्लस SES होगा। तो V1 का यूज किसके साथ होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। और V1 में जब SES का यूज करते हैं तो यह क्या होता है? सिंगुलर होता है। और इसका यूज किसके साथ होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। V1 SES। उसी आधार पर देखें, ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसकी संख्या कितनी हो गई? एक। और वर्ब या V1 है, इसमें S लिखा गया है, तो S वाला क्या होता है? सिंगुलर। इसका अर्थ हो गया कि ही के साथ किसका यूज होगा? रन्स का। रन का यूज नहीं करेंगे। यू एंड आई, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल हो गया। और प्लूरल के लिए हमें S वाला जो वर्ब होता है वह क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर नहीं करेंगे, V1 का यूज करेंगे, क्योंकि V1 जो होता है वह क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। गीता एंड सीता, गीता एंड सीता वांट या वांट्स टू गो, गीता और सीता जाना चाहती है। बताओ, गीता और सीता कितने हो गया? गीता एक, सीता एक। एंड का अर्थ क्या? प्लस। कंजंक्शन है या जोड़ करके बना दिया कितना? दो। दो जैसे ही हुआ तो एक से अधिक हो गया, या प्लूरल हो गया। और जैसे ही यह प्लूरल हुआ तो V1 का यूज होगा, क्योंकि V1 जो होता है वह क्या होता है? प्लूरल होता है। वांट्स का यूज इसमें नहीं होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन बताना है, इसमें क्या होगा? अब बुक राइट्स होगा कि इज रिटेन होगा? बुक क्या कोई काम कर सकता है? नहीं। अगर यह काम नहीं कर सकता है, इसका मतलब डूअर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है, या ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यानी काम से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि इज आरएम के साथ क्या लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आरएम के साथ थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट का दो स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा है अभी। कौन कौन सा? सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 प्लस SES। और दूसरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म। यह किसके लिए? पेसिव के लिए। और पेसिव की पहचान भी समझा। यह किसके लिए? एक्टिव के लिए। और दोनों जो है वह कौन सा टेंस है जी? यह दोनों प्रेजेंट इन डेफिनिट ही है, दूसरा कोई भी टेंस नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में बुक कोई काम नहीं कर सकता। इसका मतलब यह सेंटेंस में डूअर से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर डूअर से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इज आरएम के साथ इसमें हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, इसे पेसिव समझेंगे। और यह पेसिव किसका? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का। द सन मूव या मूव्स अराउंड द अर्थ, क्या होगा? सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। दोनों बातें हो सकती है। तो बताओ क्या होगा इसमें? द सन मूव या मूव्स। अब बताना है सन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के वजह से इसमें वर्ब कौन सा होगा? V1 तो प्लूरल होता है, तो इसलिए नहीं होगा। V1 में SES का यूज जो किया गया वह सिंगुलर वर्ब हो गया। तो द सन मूव्स राउंड द अर्थ। द अर्थ, बात सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वही लगाना है। अर्थ क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर यह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें V1 होगा, S वाले का हम यूज करेंगे मूव्स। हिज फ्रेंड कम्स हेयर, क्या यूज करेंगे? हिज फ्रेंड। यहाँ फ्रेंड कितना है? एक। अगर इसमें हम S का यूज कर दें तब V1 का यूज हो जाएगा कि उसके दोस्त लोग। लेकिन बात यहाँ कितने की हो रही है? एक की। एक के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। V1 क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है, इसलिए हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो वहां पे हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे।
चले कुछ और सब्जेक्ट के साथ हम देख लेते हैं वर्ब, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर बात की जाए कोई ऐसा कलेक्टिव नाउन जिसका नाउन अपना सिंगुलर फॉर्म में हो, या कुछ ऐसे नाउन जो प्लूरल फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो वर्ब होगा वह किस तरह से यूज में आएगा। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद आगे। जैसे लिखा गया हो, अ टीम ऑफ प्लेयर्स प्ले या प्लेज देयर। और दूसरा क्वेश्चन देखें, फ्रेंड्स ऑफ मोहन wants to see me। इन दोनों क्वेश्चंस को देखो, क्या करें हम इस कंडीशन में। पीपल से या सेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चलो सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। अ टीम ऑफ प्लेयर्स प्ले या प्लेज, यहां हम देखते हैं कि नॉन क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन बात किसकी हो रही है, बात किसकी हो रही है, टीम कौन सा नॉन है, कलेक्टिव नॉन है। और यहां बात की जा रही है खिलाड़ियों का समूह, खिलाड़ियों का समूह। अब यहां अगर हम बात करें तो खिलाड़ियों का समूह क्या है, एक यूनिटी में है, और इसकी संख्या कितनी हो जाएगी तब, अगर यह यूनाइटेड सिंस में है। यूनाइटेड सिंस का मतलब क्या होता है कि टीम जो है वह कलेक्टिव नॉन हमने पढ़ाया हुआ है, उसमें से हम लोग देख लें कि कौन सा नॉन सिंगुलर है कौन सा नॉन प्लूरल है। वह कलेक्टिव नॉन का वीडियो है ना अवेलेबल, वहां से जाकर के हम इन सब चीज़ों को देख लें कि कौन सा नॉन प्लूरल होता है कौन सा सिंगुलर होता है। चलो फिलहाल हम यहाँ बता दें कि खिलाड़ियों का समूह यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड सिंस में है। अगर वह डिवाइडेड सिंस में होता तब ऐसे कंडीशन में कलेक्टिव नॉन के साथ हम प्लूरल वर्ब का भी यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है, खिलाड़ियों का समूह, और समूह यहाँ कितना है, एक है। अगर एक है तो यह जो सब्जेक्ट बना, यह सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। अगर यह सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो यह पूरा सब्जेक्ट जो हमारा बना यह सिंगुलर हो गया। अब यह सिंगुलर होने के वजह से वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, और V1 क्या होता है, प्लूरल होता है। तो ऐसे कंडीशन में प्ले का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे, प्लेज का यूज करेंगे। यही रीजन है जब हम सिंटैक्स पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो वहां भी देखते हैं कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग। अब यहाँ पे इज का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है, खिलाड़ियों की समूह, न कि प्लेयर्स की बात हो रही है। अब यह खिलाड़ियों की समूह कितना है, एक, इसलिए हम वर्ब क्या लगाते हैं, सिंगुलर, और यह पूरे फॉर्म किस में बदल जाता है, सिंगुलर में। अगर सिर्फ प्लेयर्स की बात होती, अगर ऐसा लिखा रहता कि प्लेयर्स, अब उसमें दिया रहता है कि प्ले और प्लेज, तब यह कंडीशन आता कि प्लेयर्स के साथ हम क्या यूज करें, प्लेयर्स जो हो गया हमारा क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया। अब यहाँ क्यों, क्योंकि किसी भी कलेक्टिव नॉन ग्रुप के साथ नहीं आया है, यह सिंगल फॉर्म में आया है। और जब यह सिंगल फॉर्म में आ गया तो इसका अर्थ यह जो सब्जेक्ट बना रहा है वो प्लूरल बना रहा है। ऐसे कंडीशन में हम प्ले का यूज करेंगे, प्लेज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि V1 प्लूरल होता है। लेकिन यहाँ बात कुछ और है, यहाँ बात क्या है, खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा है, बल्कि खिलाड़ियों के समूह के विषय में बात की जा रही है, इसलिए हम यूज करते हैं किसका, प्लेज का। यहाँ भी बात किसके विषय में हो रही है,
खिलाड़ियों की समूह के विषय में बात हो रही है, इसलिए वर्ब का क्या यूज हुआ है, सिंगुलर। जानेंगे हम लोग धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन देखें, द फ्रेंड्स ऑफ मोहन। क्या मोहन के आधार पर हम यूज करें वर्ब को? अगर मोहन को देखें तो मोहन क्या है जी, सिंगुलर फॉर्म है। अगर सिंगुलर फॉर्म में देखें तो यहाँ वांट्स का यूज होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा यूज करना गलत होगा, क्योंकि बात यहाँ मोहन की नहीं की जा रही है। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह मेन सब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड्स ऑफ मोहन। इसका मतलब मोहन फ्रेंड, मोहन का दोस्त, न कि मोहन। समझ में आया कि मोहन के विषय में बात न करके हम लोग बात किसके विषय में कर रहे हैं, मोहन के दोस्त लोग। अब बताओ कि मोहन के दोस्त लोग हमसे मिलना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मोहन की नहीं हुई, उनके दोस्त लोग की हुई। और दोस्त लोग एक तो रहा नहीं, हो क्या गया, प्लूरल। तो यहाँ जो फ्रेंड्स है, इस फ्रेंड्स के आधार पर हम यूज करते हैं किसका, वर्ब का। अब बताओ यहाँ पे यह क्या हो गया, एक से अधिक हो गया प्लूरल, और V1 क्या होता है, प्लूरल, इसलिए वांट का यूज होगा, इसमें वांट्स का यूज नहीं करेंगे। तो ये भी याद रखना होगा कि सब्जेक्ट को पहचान बहुत जरूरी है, बिना सब्जेक्ट पहचाने हुए फिर हम वर्ब का करेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल से या सेज, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दैट जोड़ सकते हैं या कॉमा लगा सकते हैं, दोनों में से एक काम करें, या तो दैट जोड़ दें या कॉमा का यूज कर दें। पीपल सेज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या पीपल से दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या सही होगा? तो हम जानते हैं कि पीपल का अर्थ हो गया लोग। लोग क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में आता है, एक से अधिक के लिए आता है, और एक से अधिक के लिए अगर आया तो ऐसे कंडीशन में हम यूज करेंगे V1 का, क्योंकि V1 क्या होता है, प्लूरल होता है, और V1 में जब SES का यूज किया जाता है तो क्या हो जाता है, वह सिंगुलर हो जाता है। चलो फटाफट इसको नोट करो। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को, उसके बाद देखेंगे इसके एडवांस फॉर्म को। चले, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्मेशन अगर करना है, और खास करके जब हम उसमें नॉट का यूज करते हैं, तो देखते हैं कि नॉट के यूज के लिए हमें चाहिए क्या, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है एक्टिव के फॉर्म में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES यही आता है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो नॉट कहाँ से लगाओगे, किसके साथ लगाओगे? चलो जानते हैं इस चीजों को। क्योंकि नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए किसका नेगेटिव जी, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 प्लस S या ES प्लस अदर वर्ड जो कुछ भी हो, इसका नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए हेल्पिंग वर्ब लेना होगा। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो आता नहीं है, और किसी भी सेंटेंस का अगर हम नेगेटिव फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के साथ क्या लेना होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके साथ नॉट, उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं, आगे जो कुछ भी हो। अब क्वेश्चन उठता है कि हमें नेगेटिव बनाना है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसका बनाओ नेगेटिव, तो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, अगर नहीं है तो ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं किसका, डू, डज, और उसके साथ यूज करते हैं नॉट। और जब किस सेंटेंस में डू डज डिड का यूज होता है तो वहां पे हम यूज करते हैं किसका, V1 का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू डज यूज करेंगे, फिर सिंपल पास्ट हो तो वहां पे डिड का यूज हो जाएगा, वो आगे देखेंगे, अभी फिलहाल इसी चीजों को जानते हैं। अब ऐसा डू डज क्यों लाना पड़ा, क्योंकि डू डज इसलिए लाना पड़ा कि नॉट को चाहिए क्या, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए ना, और सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तब ऐसे कंडीशन में वर्ब डू का यूज किया जाता है। हाँ, कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड हैं जिसको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती भी है, नहीं भी होती है,
जैसे अगर बात किया जाए सेल्डम की, और वार्गिंग डॉग सेल्डम बाइट, अभी सेंटेंस में जो है सेल्डम नेगेटिव वर्ड हो गया, और वार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, यानी भौंकता हुआ कुत्ता काटता नहीं है। तो यहाँ पे इस सेल्डम को हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ा, नेवर वर्ड हो गया। होता भी है नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब, नहीं भी होता है, लेकिन जब नॉट हम यूज करते हैं तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता हो जाती है। ऐसे कंडीशन में हमें नहीं है तो डू डज का यूज करना होगा। अब डू डज में भी कोई कंडीशन नहीं है, वही वाला रूल अपना लो कि V1 जो होता है वह क्या होता है, प्लूरल होता है, और V1 में एस यस लगाते हैं तो क्या बनता है, सिंगुलर बन जाता है। तो यह जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें सिंगुलर और प्लूरल की अगर हम बात करें तो कौन सा सिंगुलर कौन सा प्लूरल, तो डू हो गया क्या प्लूरल, और डज क्या हो गया सिंगुलर। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज कर देंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज कर देंगे, जो पीछे करते आ रहे थे अभी इतना देर से। अब देखो, जैसे वह नहीं खेलता है, अब इस सेंटेंस में हमें अगर इसको नेगेटिव फॉर्मेशन करना है तो क्या ऐसा बनाएं, ही नॉट प्ले, क्या ऐसा बनाएं, नहीं, ये भी बनाना गलत होगा। ही इज नॉट प्ले, ये भी बनाना गलत होगा। क्यों, क्योंकि ता है, ते है, ती है, इतना देर से तो वही करते आ रहा है कि उसमें इज आर एम का यूज नहीं करते हैं अगर एक्टिव के फॉर्म में है तो। अब पैसिव के फॉर्म में होगा तब इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म आएगा। तो यह वह नहीं खेलता है सेंटेंस में वह क्या है जी, डूअर है, इसका मतलब 100% तो एक्टिव ही है, काम तो वही करेगा। तो यह एक्टिव के फॉर्म में है, और अगर एक्टिव के फॉर्म में आ गया तो इज आर एम कहाँ से आएगा उसमें, तो ये दोनों तरीका गलत हो गया। अब ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा, अगर नहीं को हटा दिया जाए तो क्या देखते हैं, वह खेलता ही प्लेज, और नहीं लाने के लिए ही डज नॉट। अब यहाँ पे प्लेज भी हम नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि इसमें एस का यूज करना गलत होगा जब सब्जेक्ट ने वर्ब का यूज पहले ही कर चुका है। क्योंकि ही के साथ हमने डज का यूज कर दिया तो उसके बाद वो जो सब्जेक्ट होता है वो बेस फॉर्म में होता है, फ्री होता है। तो डू डज डिड के साथ इसलिए हमेशा किसका प्रयोग होगा, V1 का प्रयोग होगा। अब ये भी क्वेश्चन को याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर किसी सेंटेंस में डू डज डिड आया तो हमेशा V1 होता है उसके आगे। अब जैसे दिया रहेगा कि हम लोग नहीं घूमते हैं, तो वी डू नॉट वॉक, हम लोग नहीं टहलते हैं। वह नहीं पढ़ता है, क्या बनाएंगे इसका, ही डज नॉट रीड, रीड्स नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन है, हम लोग नहीं टहलते हैं, हम लोग नहीं टहलते हैं, ये बन जाएगा। चलो नोट करो इसको। अरे ये अफर्मेटिव के फॉर्म में है, उसको थोड़े लिखना है, उसको समझाने के लिए लिखो ना इसको। ये स्ट्रक्चर है, ये तो बेस स्ट्रक्चर है जो किसी भी सेंटेंस में यूज किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ। चलो हो गया, मिटा दें, बन जाएगा। अब ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ही सिर्फ ध्यान में नहीं रखना है, सेंटेंस के फॉर्मेशन को भी ध्यान में रखना है कि अगर करेक्ट द सेंटेंस कॉमन एरर का यूज किया गया तो वहां भी हम ये जान लें कि क्या होता है डू डज के साथ। अब जैसे बात करें, वह प्रतिदिन ट्यूशन नहीं जाता है, बनाओ। सेंटेंस में नहीं आ गया, टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्या बनेगा, क्या हुआ, अरे इसमें क्या दिक्कत है,
इसमें कोई दिक्कत है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी हैं सबके साथ क्या करो, डू प्लस नॉट लिखो। इतना भी दिमाग तो लगाओ कि सब दिमाग में ढक्कन लगा के रखे हुए हो। ही, सी, इट और नेम और सिंगुलर जो भी है जिसकी संख्या एक हो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं। डज के साथ नॉट लगाओ, उसके बाद V1 लगाओ। तो इसमें क्या समझ में आया? अरे इतना देर से V1 और V1 प्लस SES जो पीछे पढ़ा है उसी का कॉन्सेप्ट है। तो वह प्लूरल है, वह सिंगुलर है। बनाओ इसको कि वह प्रतिदिन ट्यूशन नहीं जाता है। ही के साथ किसका यूज करना है, डज, क्योंकि ही सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब लेगा। तो बनेगा ही डज नॉट। देखो अगर बनाने में दिक्कत हो ना तो अंतिम से शुरू करो। जाता है, ट्यूशन, प्रतिदिन। अब यह नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि जाता नहीं जाता तो डज नॉट गो लिखा यहाँ पे हमने। लेकिन अगर अफर्मेटिव के फॉर्म में हो तो अंतिम से शुरू करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ही डज नॉट गो टू, कहाँ जाता है, ट्यूशन, और प्रतिदिन का क्या होगा, डेली। ये बन गया कि ही डज नॉट गो टू ट्यूशन डेली। वह कॉलेज प्रतिदिन नहीं जाता है तो क्या बनाओगे, ही डज नॉट गो टू कॉलेज एवरी डे, डेली। चलो देखो नेगेटिव समझ में आ गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखो। इंटरोगेटिव सेंटेंस, सभी सेंटेंस तो मैंने पढ़ा दिया और नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो है ना बना हुआ, जा करके बार बार देखो उसको। जब बार बार उसको हम देखेंगे तो ऑलरेडी एक ही समझ में आएगा। यहाँ पे हम, वहाँ तो रिमोट कंट्रोल हाथ में होता है, 13 बार आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ पे ना मान लो दोबारा रिपीट या तिबारा रिपीट हमसे नहीं हो पाएगा। वहाँ तो मैंने इस सब चीज़ों को पढ़ा चुका है, जा करके प्लेलिस्ट में सर्च करना है और वहाँ से पढ़ लेना है बार बार जो कि कौन सा इंटरोगेटिव है, कौन सा नेगेटिव होता है, सब सेंटेंस पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जा करके चेक करना है और उसके बाद समझना है इसको। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर जब कभी भी स्टार्ट होता है तो वह किससे स्टार्ट होता है जी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो हो और आगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है। लेकिन इस सेंटेंस में यह हम पढ़ किसका रहे हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट का पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट का नेगेटिव क्या होगा, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो जैसे नेगेटिव के लिए हमने लिया उसी तरह से इंटरोगेटिव में भी हम यूज कर सकते हैं। डू डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आगे क्या रखना है, V1 और आगे जो कुछ भी हो अदर वर्ड। अगर उसमें WH क्वेश्चन वर्ड आया, क्वेश्चन कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं ना। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, एक ऐसा प्रश्न का उत्तर जिसमें कारण बता करके दिया जाएगा। तो कारण बताने वाला जो उत्तर होगा वो WH क्वेश्चन से स्टार्ट होगा और यस नो वाला जो आंसर होगा वह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और इसका हेल्पिंग वर्ब कौन हो जाएगा, डू डज हो जाएगा। तो एक कारण बताने वाला, अगर कारण बताने वाला है तो कुछ नहीं करना है, उसके आगे हमें क्या जोड़ देना है, WH क्वेश्चन वर्ड सिर्फ ऐड कर देना है, यही बात याद रखनी है। तो यह कारण बताने वाले में, और बाकी सब सेम हो जाएगा स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल से देखो, क्या तुम पढ़ते हो। अभी सेंटेंस में हम बात करें तो इसका उत्तर किस में हो सकता है, अगर पढ़ते हैं तो हाँ, नहीं पढ़ते हैं तो ना। या तो हम इसका उत्तर यस में दे सकते हैं या इसका उत्तर किस में, नो में दे सकते हैं। अगर नो, यस और नो दे सकते हैं तो यह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तब WH क्वेश्चन वर्ड इसमें नहीं होगा।
अब ऐसा हम इसको नहीं बना सकते कि व्हाट डू यू रीड। क्यों? क्योंकि इसमें यस नो आ रहा है। यस नो वाले क्वेश्चन जो होता है वह किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वह क्या होगा? डू हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, तुम क्या पढ़ते हो? अब इसको बनाओ। अब इस सेंटेंस में यस नो करने से काम चलने वाला है नहीं। अब बताना पड़ेगा कि क्या पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो कि अंग्रेजी पढ़ते हो कि क्या पढ़ते हो। अब गीता पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, महाभारत पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो बताओ इसमें। तो तुम क्या पढ़ते हो, इसका उत्तर किस में हो जाएगा? इसका आंसर कॉजेज में चला आएगा। अगर यह कॉजेज में चला आया, यस नो वाला नहीं है, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है? व्हाट डू यू रीड, ये बनेगा। व्हाट डू यू रीड। डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या? जैसे व्हाट, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड क्या सब होता है? जैसे व्हाई, व्हिच, वेयर, हुज, व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, ये सभी क्या है? डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड ही तो है। व्हाई का अर्थ हो गया क्यों, विच का अर्थ हो जाएगा किससे, वेयर का अर्थ कहाँ, हुज का अर्थ किसको, व्हाट का अर्थ क्या, व्हेन का अर्थ कब, हु का अर्थ कौन, हाउ का अर्थ कैसे, ये सब तो पता ही होगा। तो जहां पे ये मीनिंग आएगा वहां फिट कर देना है। अब जैसे कहा जाए तुम क्यों यहां आते हो, बनाओ इसको। तुम क्यों यहां आते हो, क्या बनेगा? व्हाई डू यू कम, और यहाँ का अंग्रेजी क्या लिखोगे? हेयर। आगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाओगे, क्वेश्चन है तो व्हाई डू यू कम हेयर, ये सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड अगर है तो पहले रखेंगे, उसके बाद डू डज, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस जो कुछ भी सेंटेंस के अंदर हो उसका यूज करेंगे। चलो इसको नोट कर लो। जिसमें क्वेश्चन भी हो। एक चीज याद रखना है कि अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड खुद सब्जेक्ट का काम करता है और वह उस सेंटेंस में नेगेटिव फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम उसके साथ डू डज का यूज नहीं करते हैं। ये बातें याद रखनी है। जैसे हु डज टीच यू, ऐसा लिखना सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। सेंटेंस कहना क्या चाहता है कि कौन तुम्हें पढ़ाता है। अब कौन तुम्हें पढ़ाता है, यहां पे जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड है कौन, यह खुद क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट भी बना रहा है, खुद क्वेश्चन का भी काम कर रहा है। तो जब खुद सब्जेक्ट और क्वेश्चन बनाए तो ऐसे कंडीशन में अगर नॉट की आवश्यकता नहीं है तो उसको हम डायरेक्ट बनाएंगे हु टीच यू, या तो ऐसा लिख दें या हु टीचेज यू, ऐसा फॉर्मेशन कर दें तो यह सेंटेंस सही हो जाएगा। हु टीच यू या हु टीचेज यू, कौन तुम्हें पढ़ाता है। तो सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन यह दोनों काम करता है, इसलिए इसमें डू डज का यूज नहीं करेंगे अगर नेगेटिव नहीं है तो। लेकिन यहीं पे कहे कि कौन नहीं महात्मा गांधी को जानता है, तब यहाँ पे डू डज डज का प्रयोग हो जाएगा। हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। तो ये बात याद रखनी है कि जब नेगेटिव हो तब, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? तो हु टीच यू लिख दो। अब जो बताने जा रहे हैं वह क्या है?
इंटरोगेटिव विद नेगेटिव, हेडिंग देना है इंटरोगेटिव विद नेगेटिव। या प्लस नेगेटिव। ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो, क्वेश्चन का भी अर्थ हो और नेगेटिव सेंटेंस का यानी नो नॉट का भी जिक्र किया गया हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव विद नेगेटिव। तो पहला स्ट्रक्चर ये याद रखना है कि या तो सेंटेंस अगर मान लें कि यस नो वाला हो तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे, उसके आगे V1 और आगे जो कुछ भी हो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में यूज कर देंगे। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या याद रखना है कि अगर कारण बताने वाला हो तो WH क्वेश्चन आ जाएगा और उसके बाद हम यूज करेंगे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 और आगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे क्या वह नहीं हंसता है, इस सेंटेंस को देखो। और दूसरा वह क्यों नहीं हंसता है। दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है, एक तो यस नो में आंसर दे सकते हैं उसका कि क्या वह नहीं हंसता है, इसका मतलब अगर हंसता है तो हाँ, नहीं हंसता है तो ना। लेकिन वह क्यों नहीं हंसता है इसमें कारण बताना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, ये कारण बता करके हम बता सकते हैं दूसरा क्वेश्चन में। तो कारण बताने वाले में WH क्वेश्चन वर्ड का यूज होता है। तो यहाँ पे हम व्हाट का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही है, और ही के लिए हम यूज करते हैं किसका, डज का। तो क्या हो गया, ही डज, तो डज ही नॉट, और यहाँ यूज होगा V1 का, तो डज ही नॉट लाफ, क्या वह नहीं हंसता है। तो दूसरा सेंटेंस देखें, वह क्यों नहीं हंसता है। अब इसमें WH क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, तो व्हाई डज ही नॉट लाफ। अब कारण बताना होगा इसमें। कुछ क्लास में ऐसे भी बच्चे होते हैं भोंदू किस्म के, कितना उसको हंसाएं कितना भी बुलाएं लेकिन एको बार सुगबुगाएगा नहीं, एकदम दुखी आत्मा की तरफ बैठा रहेगा। और कभी कभी ऐसे उसकी नजर चलेगा जैसे लगेगा कि टीचर को आंखें से गिर जाएगा। भोंदू किस्म के आदमी सब। अरे मैं कम से कम क्लास में बैठो, दुखी आत्मा की तरह मत बैठो, समझ गया कि ना, ताकि देखने से ही ऐसा ना लगे क्योंकि जब तक कनेक्ट नहीं हो पाएगा टीचर स्टूडेंट के साथ, पढ़ाएगा क्या जी। सबसे पहले तो कनेक्शन चाहिए, टीचर और स्टूडेंट के लिए कनेक्शन होना चाहिए। तो वह कनेक्ट नहीं हो पाता है तब तो हो गया। चलो नोट करो इसको। तो इंटरोगेटिव विद नेगेटिव में हम इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। कहाँ डू डज होगा वो हमेशा याद रखना है कि जिस तरह हमने V1 और V1 में SES लगा करके देखा था कि सिंगुलर कौन सा होता है, जब वर्ड में SES लगाते हैं। नॉन में SES लगाने के बाद उल्टा हो जाता है, नॉन हो जाता है प्लूरल। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रख करके हम इस सेंटेंस को बनाते रहें। अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल फॉर्म का, यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूनिवर्सल फॉर्म है, यूनिवर्सल एक्टिविटी, या जिसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जैसे अर्थ मूव्ड, गलत हम लिख रहे हैं उसको सही करना है, राउंड द सन।
यह सेंटेंस लिखा हुआ गलत है, कहाँ करेक्शन की आवश्यकता है ये बताना है। या ऐसे लिखें, चलो देखो सेंटेंस में कहाँ करेक्शन की आवश्यकता है। ये भी गलत लिखा गया है, ये भी गलत है, सही करना है इसको। चलो पहले इसको समझ लो कि एक ऐसा नियम जो सब पर लागू होता है। अब लागू होता है इसका मतलब क्या? या तो दो तरह से हम इसको देख सकते हैं, एक यूनिवर्सल ट्रूथ के फॉर्म में, एक यूनिवर्सल एक्टिविटी के फॉर्म में। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, हेलो, यह दो फॉर्म में लागू हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इसका मतलब क्या कि करती थी, अगर हम कर दिए उसको प्रेजेंट से पास्ट में जाकर के रख दिए तो सेंटेंस क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा ना। तो यूनिवर्सल फॉर्म जो होता है वो हमेशा पहले भी होता था, अभी भी होता है और आगे भी होता रहेगा। मनुष्य मरणशील है, मनुष्य मरणशील है, इसका मतलब क्या कि पहले भी मरता था, अभी भी मरता है और आगे भी मरेगा। तो यह अभी तक जो है यह यूनिवर्सल फॉर्म है, इसको हम कह सकते हैं। अगर मनुष्य मरणशील था कर दिया, मैन वाज मोर्टल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पहले तो मरता था लेकिन अब मरता नहीं है। तो यूनिवर्सल फॉर्म सब पर एक जैसा ही लागू होता है। अब किसी बच्चा को कान पकड़ के ऐंठो, क्या करेगा वो? तो हंसेगा, तुम्हारे जैसा बच्चा होगा जो दूसरे ग्रह से आया होगा। अरे कान पकड़ के ऐंठेगा तो रोएगा ही ना जी। लेकिन गुदगुदी लगाओ, जब गुदगुदी लगाओगे तो क्या करेगा? हंसेगा। तो ये सब बच्चों के साथ होगा। ऐसा थोड़े है कि भारत वाले बच्चों को कान पकड़ के ऐंठो तो हंसेगा और पाकिस्तान वाले को कान पकड़ के ऐंठो तो रोएगा, नहीं। या अमेरिका वाले बच्चों को गुदगुदी लगाओ तो हंसेगा, अब भारत वाले बच्चों को गुदगुदी लगाओ तो रोएगा। ऐसा होता है क्या जी? तो यह सब पर लागू होता है। दो जोड़ दो कितना होता है? चार। सब पढ़ेगा, चाहे वो भारत का हो कि पाकिस्तान का हो कि अमेरिका का हो। समझ में आ रहा है कि ना? तो ये बात है, आग जलाने का काम करती है। तो इसका मतलब क्या कि सबका हाथ जला देगा। उसमें अगर मान लो कि मैं हाथ डालूं तो मेरा भी हाथ जल जाएगा, प्रधानमंत्री हाथ डालेगा तो उसका भी जल जाएगा। ऐसा थोड़ी कहेगा हाँ ये देश का प्रधानमंत्री है, निकाल दो इसके हाथ को नहीं जलाऊंगा। ऐसा होगा क्या? नहीं। तो यूनिवर्सल फॉर्म सब पर एक जैसा ही लागू होता है। ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं किसका? या यूनिवर्सल एक्टिविटी में हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनिट का। मछली पानी में रहती है, अगर रहती थी कर दिया इसका मतलब अब हवा में रहती है, अब पृथ्वी पर रहती है, तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ मूव्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, इसका अर्थ क्या हो गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता था, अब नहीं घूमता है, तो ये गलत हो गया ना। तो इसको हमेशा फॉर्म कौन सा देना होगा? प्रेजेंट इनडेफिनिट के फॉर्म में रखना होगा। क्या करना होगा? मूव्स ही लिखना होगा यहाँ पे। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। वाटर बॉइल्ड 100 डिग्री सी, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, और यहाँ पे कह रहे हो कि उबलता था, अब इसका मतलब नहीं उबलता है, तो ये तो गलत हो गया। अगर यह हमेशा ऐसा उबलता है तो ऐसे कंडीशन में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म को ही रखना होगा, बॉयल्स ही करना होगा। ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, इसका मतलब क्या है कि ईमानदारी अच्छी नीति थी, अब है नहीं, ये तो गलत हो गया। तो ईमानदारी अच्छी नीति है, थी और रहेगी, एक जैसा चल रहा है, ये यूनिवर्सल फॉर्म है इसका। इसीलिए यहाँ पे हम इसका बेस फॉर्म लेंगे इज। स्टेट में है, अगर वह एक्शन वर्ब है तो एस ई एस या V1 वाला आएगा। अगर वह एक्शन नहीं है, स्टेट वर्ब है, तो इज आर एम का यूज होगा। बस दोनों में अंतर यही है। तो यही था इसमें गलती, इसी को हमें सही करना था।
एक और यूज पढ़ा देते हैं इसमें, उसके बाद जो है सो नथिंग बट का यूज पढ़ लो, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इससे आगे। नथिंग बट का यूज पढ़ा देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे लेकर के चलेंगे इसको। नथिंग बट, अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और सब्जेक्ट के साथ हमने क्या किया, डू, डज प्लस नथिंग बट, और उसके साथ हम यूज करेंगे किसका, V1 का। यह दिखाएगा कि उस वर्क का कंटिन्यूटी, यानी वह वर्क जो वर्क के द्वारा, हेलो, जो वर्क सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है वही वर्क सिर्फ होता है, उसके अलावा दूसरा कोई भी वर्क नहीं होता है। जैसे वह पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है। अब यहां जो है सब्जेक्ट वह, उसके द्वारा जो काम शुरू किया गया, यानी जो कोई काम किया जाता है वही काम हमेशा किया जाता है। इसीलिए एक ही वर्क के कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हम यूज कर इसका नथिंग बट का। क्या बनेगा इसका, ही डज नथिंग रीड। अगर सेंटेंस ऐसा हो कि वह चिल्लाता ही रहता है, तब इसमें जो है क्या है, चिल्लाना, ये जो एक्शन है इसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है हमेशा। इसीलिए इसमें हम यूज करेंगे ही डज नथिंग बट क्राई। चलो, तो डज नथिंग बट और डू प्लस नथिंग बट, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। और रहता था, अगर इसको हम क्या बदल दें, पास्ट में ले जाएं तो डू डज हटेगा, डिड आ जाएगा, बस सिंपल सा है। नथिंग बट एक कंडीशनल क्लॉज, 2 मिनट का टाइम है तो उसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। कंडीशनल क्लॉज को भी समझ लेते हैं। कंडीशनल क्लॉज किसका कंडीशनल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंडीशनल क्लॉज। अब जैसे बात की जाती है कि अगर वह आएगा तो मैं जाऊंगा, इन दोनों के बीच में क्या रखा गया है, एक कंडीशन है, अगर वह आएगा तो मैं जाऊंगा। तो क्या यह सेंटेंस ऐसा फॉर्मेशन हो सकता है कि इफ ही विल कम आई शैल गो, क्या ऐसा बनेगा, नहीं, ये सेंटेंस का फॉर्मेशन करना रॉन्ग होगा। ऐसे कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, तो जब कभी भी सेंटेंस में कंडीशनल क्लॉज की बात होती है तो जो इफ से सेंटेंस स्टार्ट होता है, यानी इफ से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा यह कौन सा क्लॉज हो जाएगा, यह हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इसमें हमें यूज करना है सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 प्लस SEIS, सब्जेक्ट जैसा हो हमारा। और जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, प्रिंसिपल, अब यह जरूरी नहीं है कि पहले सबऑर्डिनेट ही होगा, हो सकता है पहले प्रिंसिपल ही हो उसके बाद सबऑर्डिनेट का यूज करें हम। तो इसमें हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, और उसके बाद रखेंगे किसका यूज, V1 का। तो इसका जो फॉर्मेशन होगा वह कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू इस स्ट्रक्चर पे अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मेशन देखने को कैसा हो सकता है। तो इफ, इसको सही करना है, इफ चलो नीचे लिख देते हैं, इफ ही, अब यहां जो विल का इसका यूज ना हो करके होगा ही कम्स, इफ ही कम्स, और उसके बाद हम यूज करेंगे किसका, आई शैल गो। भला ही दोनों में गागेगी हो लेकिन दोनों टेंस फ्यूचर में नहीं हो सकता।
तो ये बातें हमें याद रखनी है। हाँ, इसको हम पहले भी रख सकते हैं, इसको बाद में ले जाएं। आई शैल गो इफ ही कम्स, ये हम उल्टा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है, तो प्रिंसिपल क्लॉज को हमें बदलना होगा फ्यूचर में, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को बदलना होगा किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसी तरह से अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इफ यू हेल्प मी, नॉट यू विल हेल्प मी। समझ में आ रहा है? इफ यू हेल्प मी आई शैल हेल्प यू, ये फॉर्मेशन सही होगा। चलो आज यहीं रखते हैं, इसके बाद फिर हम दूसरे क्लास में देखेंगे, उसके बाद इसी के एडवांस फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। बस आज तक यहीं।